हमारे सभी व्यूअर्स को आज के द इन्फ्लुएंसर टॉक्स एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान बनी हुई हैं, चांदना दत्त। चांदना दत्त जी जो हैं वो मधुबनी बिहार के रांटी गांव में एक विद्यालय में इंग्लिश की टीचर हैं और खास बात यह है कि इस साल का प्रेस्टिजियस नेशनल टीचर्स अवार्ड इनको मिला है और आने वाली 5 सितंबर को जो टीचर्स डे होगा उस दिन भारत के राष्ट्रपति इसको चांदना जी को प्रदान करेंगे। तो चांदना जी इसके अलावा बहुत ही अच्छी हिंदी और मैथिली की राइटर हैं बहुत सालों से, और आइए अब उनसे खुद ही बात करते हैं कि किस तरह से उन्होंने इस मुकाम को हासिल किया। चांदना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस एपिसोड में। नमस्कार आप सभी का, सभी दर्शकों का और आप लोगों का सबका नमस्कार, धन्यवाद मुझे इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों ने आमंत्रित किया। ये तो एक्चुअली इट्स प्लेजर फॉर अस कि आप उसका समय निकाल पाए। इतना प्रेस्टिजियस अवार्ड इस साल का नेशनल टीचर्स अवार्ड 2021 आपको मिला है, तो इसका काम की शुरुआत आपने कैसे करी? आप विद्यालय में वहां टीचर हैं, किस सन में आप, कौन से ईयर में आपको आपने ये नौकरी ज्वाइन की थी? मैंने 2005 में ज्वाइन किया यहाँ इस विद्यालय में। दरअसल मेरे दादाजी भी शिक्षक थे समस्तीपुर में और मेरे पिताजी भी फॉरबिसगंज कॉलेज फॉरबिसगंज में अंग्रेजी के विभागाध्यक्ष थे। और शिक्षा से बस इस तरह से ही बचपन से ही समझिए कि हम लोग किताबों की दुनिया में ही बड़े हुए हैं, क्योंकि हमारे घर में बहुत सारी पुस्तकों का पिताजी को भी पढ़ने में रुचि थी, माताजी को भी पढ़ने में रुचि थी। और हम सभी बच्चों के लिए स्पेशली बाल पत्रिकाएं जो आती थी, नंदन, चंपक, चंदा मामा, ये सब हमारे हर मंथली जो आता था वो सब हमारे घर में आते थे, तो वो सब हम लोग बचपन से ही पढ़ते रहे, तो पढ़ने में बहुत रुचि रही और इस क्षेत्र को ही मैंने अपनाने का फैसला किया, शिक्षिका बनकर। जी चांदना जी, आपको जो इस साल का ये अवार्ड, नेशनल अवार्ड मिला है, ये गर्ल्स को, कन्याओं को आपने जो पढ़ने की तरफ प्रेरित किया, स्कूल में उनको लेके आए, उस कार्य के लिए मिला है। तो किस तरह आपने इसको किया, कैसे शुरुआत हुई इसकी? जब विद्यालय में हमने यहाँ पर अपना योगदान दिया था तो उस समय जब हम कक्षा में जाते थे तो देखते थे कि लड़के तो हैं, बहुत संख्या में हैं और लड़कियां काफी कम होती थी। और उसमें भी हमारा विद्यालय जो है उसके आसपास अल्पसंख्यक समुदाय के काफी लोग रहते हैं, तो उनकी बच्चियां काफी कम आती थी, मतलब नगण्य ही थी उनकी संख्या। तो हमने पूछा लड़कों से कि आपकी बहनें क्यों नहीं आती हैं, तो वो नहीं कुछ जवाब दे पाए, छोटे ही बच्चे थे। फिर हमने उनके माता पिता से मिलकर के उन्हें प्रेरित किया कि भाई विद्यालय भेजो अपनी बच्चियों को, हम हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं होगी। और हम उसको मदरली टच के साथ हमने जब पढ़ाना शुरू किया तो उनका भी विश्वास जमा और फिर बच्चियां आने लगी। अब तो वो मानती ही नहीं है कि हम घर में रहें। माताएं कोई काम भी बताती हैं तो बोलती नहीं, विद्यालय के बाद हम करेंगे वो काम, पहले मुझे विद्यालय जाना है। तो हमें काफी अच्छा लगता है कि हमारा जो प्रयास था वो रंग लाया। चांदना जी, जिस तरह से आपने ये बता दिया, जितनी सरल आपका व्यक्तित्व है, जितना सरल आपकी भाषा है, मैं ये कह सकता हूं कि कार्य इतना सरल नहीं रहा होगा। तो किस तरह की दिक्कतें आई आपको? हाँ, यहाँ तो बस ये है कि कोई खास फैक्ट्रियां वगैरह नहीं है, कुछ नहीं है, तो जितने भी लोग हैं वो मजदूर वर्ग के ही हैं जो हर रोज काम करते हैं और बस खाना खाते हैं।
जी तो इस तरह उनके साथ भी दिक्कतें थी कि बच्चे हैं तो वो घर में काम करें, तभी तो माता पिता बाहर जाएंगे काम करने के लिए। जी वो घर में रोक लेते थे बच्चियों को कि छोटे भाई बहनों की देखभाल करो, या जी फिर कहीं पिताजी उसका काम कर रहे हैं तो वहां खाना पहुंचाने जाओ। तो जी ये सब काम भी उनके लिए अहम काम होता था। विद्यालय का कोई खास उनके लिए नहीं पता चल रहा था कि पढ़ने से कुछ हो जाएगा, जी कुछ मिलेगा। तो सरकार की तरफ से भी बहुत सारी सुविधाएं प्रदान की जाने लगी कि जी उन्हें पढ़ने के लिए किताबें जी और कुछ पैसे हर साल, भोजन की व्यवस्था मध्याह्न भोजन की तरफ से। तो ये सब जब शुरू हुआ विद्यालय में तो उनका ये थोड़ा सा विश्वास जमा कि नहीं, विद्यालय जाना जरूरी है। और जी हम तो हमेशा से मिलते रहे जाकर के उनसे, और जब भी जो भी मिलते हैं, हमारा विद्यालय बीच गांव में ही है तो जी अभिभावक तो ऐसे भी मिल जाते हैं हमें। तो हम जी उनको कहते ही रहे कि नहीं, बच्चों को पढ़ने के लिए दीजिए, उनको ढंग से कपड़े लेकर के भेजिए, अच्छी तरह से साफ सुथरा करके भेजिए उन्हें। तो इससे आपके बच्चों के विकास में प्रगति होगी, वो आगे जाके अच्छे बन सकेंगे, कुछ और अच्छा कर सकेंगे। जो मौका आपको नहीं मिला, जी अगर उनके घर के बगल में विद्यालय है तो उन्हें अवश्य मिलना चाहिए। और 6 से 14 साल के बच्चों का तो अब राइट बन गया है कि उन्हें स्कूली शिक्षा मिले। तो और अब मुझे खुशी हो रही है कि हमारा विद्यालय जो वो अपग्रेड होकर के हाई स्कूल भी बन गया है। तो बच्चियां जो है, जो नहीं जाती शायद हाई स्कूल में पढ़ने जी मधुबनी, वो नटी में ही अब 10वीं तक की शिक्षा तो आराम से प्राप्त कर ले। प्राप्त करें। आपका ये जो अथक परिश्रम रहा है, एक मेहनत रही है इसमें, क्या आपको लगता है कि जो परिवर्तन आपने सोचा था कि आना चाहिए वो कुछ हद तक आ रहा है? क्या उनके माँ बाप इस बात को समझ पा रहे हैं? क्या वो परिवर्तन आ रहा है, शुरू हो गया है? आप ऐसा समझती हैं? हाँ, परिवर्तन तो आ रहा है, वो तो दिखता है। जो जी भी हमारे विद्यालय आते हैं, बच्चियों की संख्या देखकर वो काफी प्रसन्न होते हैं। जी और बच्चियों में भी अब रुझान, जब एक बार लग गई लत तो लत छूटती नहीं, चाहे वो शिक्षा की हो या किसी भी गलत भी हो। लेकिन अगर शिक्षा के लिए उनका जो रुझान बढ़ा है जी तो जी वो अब माँ बाप से लड़के भी किताबें ले वो उसमें लेते आ हैं। जाते हैं। जी हाँ, वो आ जाते हैं, बैग भी खरीदवा लेते हैं, जिद करके ही सही। और जी अच्छा लगता है कि जब वो एक से यूनिफॉर्म में, सरकार की तरफ से उन्हें यूनिफॉर्म के भी पैसे मिलते हैं, तो जी एक सी यूनिफॉर्म में जब आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। जी और हमारा तो यही प्रयास रहता है कि जो भी बच्चे हमारे पास आए, उनमें जितनी भी हमारे पास जितना ही साधन है, उसमें ही जो हम अच्छा कर सके वो जरूर करें। चांदा जी, आप खुद आज एक प्रेरणा का स्रोत बन चुके हैं दूसरों के लिए, और राष्ट्रीय स्तर पर उसको एक्सेप्ट भी किया गया है आपको इस साल का नेशनल टीचर्स अवार्ड देके। लेकिन आपकी भी कुछ प्रेरणा रही होगी जिस वजह से आपने ये काम किया है। ऐसा आपकी प्रेरणा कौन थे? जी, पहले तो माता पिता ही होते हैं जी जो हमेशा बच्चों को अच्छा करते हैं। और हमारे पिताजी तो कहते ही थे पढ़ने के लिए। मेरी माता जी का भी ये रहता था जी कि कभी भी खाली मत बैठो, कुछ ना कुछ अपने समय का सदुपयोग करो। तो पढ़ाई के अलावा भी वो हमेशा हमें सिलाई कढ़ाई, घर के जो अन्य काम होते थे उन सब में भाग लेने के लिए प्रेरित करती थी, और खुद भी करती रहती थी। जी मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरी मदर एंड मदर इन लॉ जी बोथ आर वर्कहॉलिक। क्या बात। उन्हें कभी हमने खाली बैठे नहीं देखा। जब भी उनके पास समय होता है अपनी घरेलू काम कार्य के बाद, तो जी वो कुछ ना कुछ अच्छा करने में लगी रहती है। सासू माँ तो पेंटिंग करती हैं, या आप मधुबनी पेंटिंग की साड़ी देख रहे हैं। ओहो जी तो जी अच्छा जी, अच्छा। ये मेरी जेठानी जी ने बनाया हुआ है। वो क्या भी बात। बहुत अच्छी कलाकार हैं। जी और मेरी माता जी भी हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती थी, जो देख करके लोगों को आश्चर्य होता था कि जी इतना अच्छा काम सिलाई कढ़ाई का वो खुद से कैसे कर लेती हैं। तो वो भी हमेशा से हम लोगों के अलावा मोहल्ले में भी जो बच्चियां रहती थी या जो महिलाएं रहती थी, जी उनको हमेशा जो भी उनके पास आते थे, जी विदाउट एनी फी, वो राइट। उनको सिखाती थी। और ये सब जो है छोटी छोटी बातें हैं, ये बहुत जी आगे काम कर जाती है। आपके जो मदर इन लॉ हैं उनको भी एक मधुबनी पेंटिंग के लिए अवार्ड मिला है, बहुत सम्मानित जी, किया जा चुका है। इंटरनेशनल क्राफ्ट अवार्ड फर्स्ट टाइम इन इंडिया। जी एंड स्टेट अवार्ड भी मिला हुआ है मधुबनी पेंटिंग के लिए। जी और उन्होंने
वो मधुबनी पेंटिंग की आज 50-60 वर्षों से वो कलाकार हैं। तो वर्ल्ड के जितने भी फेमस म्यूजियम हैं, हर जगह उनका काम है। जापान में मिथिला म्यूजियम है, उसमें भी वो 6-6 महीने जाकर के कई बार रह चुकी हैं और वहां अपनी पेंटिंग बना चुकी हैं। तो उनको भी मैं देखती हूँ कि हमेशा वो जो भी गांव की महिलाएं आती थी, उनको ट्रेनिंग सेंटर में भी उन्होंने सिखाया हुआ है, जो आज अपने आप में एक मिसाल है और अपने स्वाभिमान के साथ अपनी जिंदगी आत्मनिर्भर बन के जी रही हैं। तो ये सब बातें मुझे बहुत अच्छी लगी जी। मुझे अच्छा लगता है कुछ करते रहने में जी। आप भी अपने स्टूडेंट्स को जो स्कूल में हैं, मधुबनी आप खुद भी करती हैं पेंटिंग, उनको भी आप बच्चों को सिखाती हैं या उनको एनकरेज करती हैं? हाँ, जैसा मैंने बताया कि हमारे जो बच्चे हैं ना, वो अधिकतर बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट जनरेशन है अपने घर के, जिन्हें विद्यालय आने का मौका मिला है। अच्छा। तो उन बच्चों की किताबों से थोड़ी दूरी थी जी। मतलब अगर उनको आता भी है पढ़ने और हम बुक में बोले तो वो बोल देते हैं सीधे कि नहीं पढ़ सकते हैं। ओके। ऐसा एक झिझक थी जी। तो उनको कला के माध्यम से सिखाना, जैसे मुझे चिड़िया बनाना है तो मैंने बोर्ड पे बना दिया, ब्लैक बोर्ड पे, वो तो आसानी से बोल देते हैं कि अरे ये तो चिड़िया है। ये लोटस बनाया, हाँ अब बताना है कि भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है जी, तो वो नहीं बता पाएंगे। लेकिन अगर कमल बना दिया तो वो अपने आसपास में देखते रहते हैं कि पोखर तालाब में कमल खिलता है, वो तुरंत बता देंगे जी। तो ये सब जो है ना, कला के माध्यम से भी बच्चों को सिखाना, उनमें रुझान बढ़ाना। अच्छा किताब में ये भी है, अच्छा ये भी है किताब में, तब उनकी रुचि बढ़ती है तो वो फिर किताब पलटने लगते हैं, मतलब दोस्ती हो जाती है उस किताब जी जी। ऐसा होता है कि चित्रकथा के माध्यम से ये सब जो हम लोग देखते थे उसका बहुत प्रभाव पड़ता है जी। और अब किताबें भी बहुत अच्छी आती हैं, उसमें बहुत सारा प्रोजेक्ट रहता है कि बच्चों के साथ बाहर जाएं, ये करवाएं वो करवाएं, तो उससे बच्चे काफी अच्छी तरह सीख लेते जी जी। जना जी, आपका जो परिवार है, आपने कहा वो हमेशा उसने आपका साथ दिया है, आपका एक लाइनेज भी है, पेरेंट्स, फादर, मदर, ग्रैंडफादर सब एजुकेशन फील्ड में रहे, मदर इन लॉ भी आपकी है। तो एक ऐसा माहौल मिलने के बाद तो डेफिनेटली जो आपने किया है वो हर आदमी कर सकता है, लेकिन ऐसा क्या किया जाए जो आजकल की बच्चियां स्कूलों में पढ़ रही हैं, उनका रुझान, उनको पढ़ाई के साथ साथ, हालांकि आपके स्कूल के बच्चे यहाँ बहुत छोटी हैं अभी, लेकिन वो भी आत्मनिर्भर बन सकें, और इस तरह की कोई ट्रेनिंग स्कूल्स में वहां दी जाती है या होनी चाहिए? हाँ, बच्चियों को विद्यालय में समय समय पर कराटे की ट्रेनिंग, योग की ट्रेनिंग, और ये जो विद्यालय में कई तरह की सरकार की तरफ से ही बाल मेला वगैरह आयोजित होता है, उसमें रंगोली प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, गीत संगीत, यहाँ जो लोक नृत्य हैं जिसमें हम लोग जट जटिन, सामा चकेवा, ये सब बच्चियों को सजा धजा के जब उनको करवाते थे तो काफी इंतजार रहता था कि कब बाल मेला होगा, कब मैडम आप हम लोग को सिखाइएगा नाच करने के लिए। तो ये सब जो है ना बहुत काम देता है। लोक नृत्य, लोकगीत, ये सब भी एक अच्छी विधा है जिसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। या फिर मैं ये देखती हूँ कि ग्रामीण स्तर के बच्चों को अगर छोटे स्तर से ही उनकी रुझान के मुताबिक, जैसे कि कोई बच्चा होता है वो स्विमिंग में बहुत अच्छा होता है, यहाँ तो पोखर तालाब जगह जगह पर है, मिथिला में, हमारी मधुबनी में बहुत सारे पोखर तालाब हैं, तो उसमें बच्चे बहुत बढ़िया से स्विमिंग करते हैं। अगर हम लोग उनको ग्राउंड लेवल से ही ये सब ट्रेनिंग दे, तो जैसे टोक्यो ओलंपिक में इतने सारे मेडल आए हैं, तो मुझे लगता है कि काफी इजाफा होगा, क्योंकि वो बच्चे ऐसे परिवार से हैं कि वो 9th 10th करने के बाद आगे नहीं पढ़ पाते, तो फिर वो अगर रोजगार नहीं मिला तो मैं देखती हूँ कि कहीं झुंड बना के वो कुछ अपना समय व्यर्थ व्यतीत करते रहते। तो उस समय ही उन्हें किसी काम के लिए सिखाया जाए तो काफी वो बच्चे जोशो खरोश से करेंगे। और इन दौड़ है, भाला फेंक है, ये सब जो खेल की व्यवस्था अगर बहुत अच्छे से दी जाए, ट्रेनिंग दी जाए, तो ये बच्चे काफी अच्छा कर सकते हैं। और लड़कियां जो है, वो हमारा गांव तो मधुबनी पेंटिंग के लिए वर्ल्ड लेवल पे फेमस है जी। तो वो सीखती ही है, हर बच्ची अपने कई तरह से यहाँ पर होते रहते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम,
तो हम लोग भी जैसे स्वयं सहायता समूह से भी जुड़े हुए हैं, तो उसमें भी समय समय पर ट्रेनिंग दिया जाता है। तो बच्चों को मैं जब देखती हूँ, आज भी मेरे विद्यालय का एक लड़का जो है, मोस्टली लड़कियां करती हैं, पर लड़कों का भी अब इसमें बहुत अच्छा हो रहा है, रुचि जग रही है। तो एक लड़का है मेरे विद्यालय का, उसने बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई थी। तो मैंने उसे कहा कि अभी तुम वो 9th में है, मैंने कहा जब 18 साल हो जाए तो तुम अपना कार्ड बनवा लेना ऑफिस में जा करके, और तुम तब एक कलाकार बन जाओगे, और उसमें भी तुम आगे, अब चित्रकला संस्थान मधुबनी में खुल रहा है, तो उसमें भी एडमिशन लेके वो अपना भविष्य बना सकता है। जी। मतलब आपका मानना यह है कि बहुत कुछ आप कर रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ अभी होना बाकी भी है। हम नहीं कर सकते हैं बहुत कुछ, उसके लिए आप लोग आगे आए, सरकार को उसमें देखना होगा। हम तो बहुत छोटे स्तर के एक शिक्षक हैं, तो हमारे हाथ में उतना कुछ नहीं। ये तो आपका बड़प्पन है, आप ऐसा समझते हैं, लेकिन आपने जो काम किया है, बहुत कम लोग होते हैं जो इतनी लगन और मेहनत से इतना कर पाते हैं। जाना जी, मैं देख रहा था कि आपने एक ब्लड डोनेशन का ही एक कैंप लगाया था, और वो कहा जाता है कि बहुत सक्सेसफुल रहा, उसके बारे में बताइए। और वो सिर्फ महिलाओं के लिए था शायद, राइट? जी। मैं लिखती भी हूँ, मतलब साहित्य में मेरी रुचि रही है बचपन से, और मैं बहुत दिनों से लिखती हूँ। ये मेरी दिख रही है? जी जी बिल्कुल, गंगा स्नान। ये कथा, हाँ, ये कथा संग्रह है, मैथिली में है। ये मेरी मदर टंग मैथिली मुझे बहुत पसंद है, तो इसमें मैंने ये कथा संग्रह निकाला था 2012 में। इस पर कई पुरस्कार भी मिले हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार के हाथों से लखनऊ में भी युवा साहित्यकार सम्मान ये सब मिला। तो एक बार आप कहीं निकल जाते हैं ना, तो फिर बहुत सारे लोगों से जुड़ना हो जाता है। बिल्कुल। तो साहित्य के क्षेत्र में भी मुझे डॉक्टर मधुकांत बंसल जी से बस ये सोशल मीडिया के थ्रू ही जान पहचान हुई। तो उन्होंने मुझे प्रेरित किया। रक्तदान पर मैंने एक कथा लिखी थी, बच्चों की ही कथा थी, काफी अच्छी, जो लाल सोना नाम के एक कथा संग्रह में प्रकाशित हुई। तो वो उस पर उन्होंने मुझे रक्तदान साहित्य सृजन सम्मान दिया था। लेकिन वो सम्मान मुझे अधूरा लगता था जब तक कि मैंने रक्तदान नहीं किया था। मुझे लग रहा था कि नहीं, मुझे भी रक्त, अगर मैं स्वस्थ हूँ, भगवान ने मुझे स्वस्थ बनाया है, तो मुझे भी करना चाहिए। तो पिछले साल यहाँ मधुबनी मैथिलानी समूह, एक महिलाओं का सोशल मीडिया पे एक प्लेटफॉर्म है, तो उसके द्वारा एक रक्तदान शिविर का, रक्तदान दिवस पे आयोजन किया गया, जिसमें काफी महिलाओं ने, मैंने कई महिलाओं को बुलाया और कहा कि डर होता है ना कि रक्तदान करेंगे कुछ खराब हो जाएगा, कोई बीमारी हो जाएगी। तो मैंने उन्हें समझाया कि ये बहुत पुण्य का काम है और आपको कोई हानि नहीं होगी। अगर आप स्वस्थ हैं तभी आप रक्तदान कर सकते हैं, और रक्त जो है अनजान लोगों को ये हमारा रक्त कभी फायदा होगा तो उसका हमें जरूर बहुत आशीर्वाद मिलेगा, जिन लोगों को काम आएगा। तो उसमें काफी महिलाओं ने, हमारी कर्ण गोष्ठी महिला ग्रुप की भी महिलाओं ने उसमें अपना योगदान दिया। मेरी सिस्टर है, उसकी बेटी, उसने भी, रितिका, उसने भी कहा कि हाँ मौसी मैं जरूर रक्तदान करूंगी। तो काफी महिलाओं ने कहा, जो 411 यूनिट उस दिन रक्तदान हुआ, जो बस रिकॉर्ड बन गया। जी जी जी, बहुत बड़ा नंबर है। डॉक्टर बंसल जी को जब मैंने ये बात बताई तो बहुत प्रसन्न हुए, बोले आप तो रक्त कल्याणी हो। अभी भी मुझे वो रक्त कल्याणी ही कहते हैं कि महिलाओं द्वारा किया गया एक बार का रक्तदान 10 बार के बराबर है, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें रक्त अल्पता ही दी। फिर भी अगर वो जोशो खरोश से करती हैं तो बहुत अच्छी बात है। जी अन्ना जी, एक और मैं जानना चाहूंगा, आप खुद साहित्यकार हैं, आप कविताएं भी बहुत लिखती हैं। मैं चाहूंगा कि कोई एक अपनी कविता मैथिली में हो, हिंदी में हो, हमें सुनाए। जी, बेटी पर ही मैंने एक लिखा हुआ है, कविता लिखी है जी, बहुत पहले ही लिखी है, तो वही मैं सुना देती हूँ जी। सबला, बेटी को अभी तक नारियों को अबला कहा अबला बोलते हैं जी, वो अबला है ही नहीं, तो मैंने उनके लिए लिखा है सबला जी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ना बेटी को अबला बनाओ, ना बेटी को अबला बनाओ, ना बनाओ देवी, ना बनाओ दुर्गा, मतलब उसका पूजा मत करो, ना बनाओ देवी, ना बनाओ दुर्गा, हटाने दो उसे, हटाने दो उसे खुद अपनी राह का रोड़ा,
पढ़ जाएगी मुनिया, पढ़ जाएगी मुनिया, सजाएगी अपनी दुनिया, पढ़ जाएगी मुनिया, सजाएगी अपनी दुनिया, ना लूट पाएगा कोई उसे, ना लूट पाएगा कोई उसे, समझकर चुन मुनिया, जी, समझकर चुन मुनिया। दो कुलों का दीपक जलाएगी ये बेटियां, दो कुलों का दीपक जलाएगी ये बेटियां, अपने माँ बाप की सजाएगी ये दुनिया, अपने माता पिता की सजाएगी ये दुनिया, ना सहेगी अत्याचार, ना करेगी अनाचार, ना सहेगी अत्याचार, ना करेगी अनाचार, जिएगी बेटियां तो फिर दिखाएगी कमाल, जिएंगी बेटियां तो फिर दिखाएंगी कमाल, उड़ा फाइटर विमान बचाएंगी धमाल, उड़ा फाइटर विमान बचाएगी धमाल, चलो सब बेटियों को सबला बनाए, कहती मन की बात चंदना, कहती मन की बात चंदना, बेटी से घर आंगन सजाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। क्या बात है, क्या बात है चंदना जी। मतलब आपने उसको बिल्कुल आज तक एक अबला नारी के रूप में ही लोग बोलते आ रहे हैं, लेकिन आपने एक सबला नारी की बात करी है। जी, अबला कभी रही नहीं है, उसे बनाया गया। सीता का भी एक चरित्र जो था ना, वो बहुत प्रबल था। हमारी जो पुरानी पौराणिक कथाओं में महिलाएं हैं, वो चाहे सत्यवती हो या कैकेयी हो या द्रौपदी हो या सीता हो, सब अपने शर्तों पे जी। बिल्कुल, कभी उनको बना दिया गया कि वो अबला है, लेकिन ऐसी बात थी नहीं। अब बीच में जो भी हुआ कुछ मुगल काल में या कोई हो गई होगी, जो बच्चियों को पढ़ाने से रोका गया, आगे बढ़ने से रोका गया, लेकिन फिर अब समय बदल गया है और हम देख रहे हैं कि वो टोक्यो ओलंपिक हो या फाइटर विमान उड़ाने की बात, हर जगह हम आगे बढ़ रहे हैं, बच्चियां आगे हैं। थोड़ा सा आप लोग मौका दीजिए, वो बहुत कुछ कर जाएंगी। हम तो किस लायक हैं, लेकिन जाना जी आपके जैसा अगर शिक्षक हो तो समाज को शिक्षक ही बनाता है। पहले शिक्षक माँ बाप है, लेकिन उनको भी पहला शिक्षक ही कहा जाता है। अल्टीमेटली शिक्षक है जो जीवन बनाता है, जो पहले तो माता पिता ही है जी। और मुझे एक बार बहुत अच्छा लगा था कि मेरी एक बच्चियां आपस में मिलती हैं, मतलब विद्यालय में हमें घेरे ही रहती थी कि कोई बोलती थी मेरा नाम लिख दीजिए, कोई मेरी मम्मी का नाम लिख दीजिए, तो उसमें आपस में तो मुझे वो बोली अम्मी, फिर उसे लगा कि मैं क्या बोलती। बिल्कुल, और ये अपनापन है जो इतने बच्चों को स्कूल लेकर आ गया, और ये एक अपने आप में एक मिसाल बन गई और आपको राष्ट्रीय सम्मान के साथ सम्मानित किया गया। चन्ना जी एक चीज बताएं कि आज आपको टीचर्स नेशनल अवार्ड मिला, तो अवार्ड जब मिलता है, रिकॉग्निशन मिलता है, तो उसके साथ साथ जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, कंधे पर बोझ बढ़ जाता है। तो आप क्या समझती हैं कि अब आप आने वाले कुछ सालों में क्या करना चाहेंगी? आने वाले सालों में मैं चाहूंगी कि हमारे समाज में और भी जागरूकता बढ़े। शिक्षिका जो है, शिक्षिकाएं वो और अच्छी तरह से पढ़ाएं, ताकि उनका जो ये अवार्ड मेरा ही अवार्ड नहीं है, ये पूरे भारत की शिक्षिकाओं का, पूरे बिहार की शिक्षिकाओं को ये अवार्ड मिला है। क्योंकि मेरा अकेले का प्रयास तो नहीं हो सकता, वो घर हो या समाज हो या विद्यालय है, कहीं हम अकेले कुछ भी नहीं कर सकते जब तक हमें सबका साथ नहीं मिला। तो विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं ने हम लोगों का साथ दिया। कोई भी अगर हम अपनी बात रखते हैं, जैसे एक बार एक बच्ची को मैंने देखा था कि वो एग्जाम देने आई और वो पीछे खड़ी थी और मम्मी को बोल रही थी तुम कॉपी ला के दो, मुझे शर्म आती है, क्लास में सर है, हम नहीं जाएंगे। फिर मैं आके आगे पूछी कि क्या बात है, तो देखती हूँ वो 6th 7th की बच्ची, उसकी शादी करा दी थी उसकी मम्मी ने, और वो प्रेग्नेंट थी और शर्म के मारे वो क्लास में नहीं जा रही थी। तो मुझे बहुत ही शौक लगा और फिर मैंने उसकी मम्मी को भी बहुत सारी बातें कही। और अब उसकी जो छोटी बहन है वो 10th में आ गई है। मैंने उसे कहा कि ऐसा काम मत कीजिए, आप बहुत गलत काम किया आपने, तो उन्हें आप पहले पढ़ने दीजिए, बढ़ने दीजिए, बाकी जिम्मेदारियां तो उसके सिर पर आएंगी ही बाद में, लेकिन ये समझ के उसकी शादी मत कर दीजिए कि वो आप पर बोझ है या दूसरे घर चली गई तो बस वो उसका काम खत्म हो गया। कल को अगर उसको कोई समस्या आएगी तो फिर वो कैसे झेलेगी? इसके लिए उसकी शिक्षा उसके लिए बहुत आवश्यक है कि वो कहीं भी आत्मनिर्भर बन के सम्मान से जी सके। तो उसके लिए एक शादी भी सबसे बड़ा काम नहीं है। ये माइंडसेट बहुत पुराना था कि बच्चियां बड़ी हुई तो उसको शादी कर दो, अपने घर भेज दो, ये घर भी उसका है। उसे ये एहसास दिलाना नहीं है कि वो पढ़ाई है, ये घर पे उसका उतना ही अधिकार है।
प्यार है, सम्मान है, ये तो आप दे सकते हैं। धन दे ना दे, जमीन दे ना दे, पर उनके हिस्से का स्नेह दे, उनका सम्मान जरूर। जी बिल्कुल। ये कहा जाता है कि अगर कोई लड़का पढ़ लेता है तो वो एक इंडिविजुअल, एक अकेला इंसान पढ़ गया, और अगर कोई बेटी पढ़ ले तो वो 2 परिवार पढ़ जाते हैं और उनका वो हो जाता है। चांदना जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने हमारे लिए समय निकाला और बात करी, और मैं चाहूंगा कि आप आने वाले समय में भी ऐसे ही अथक परिश्रम के साथ समाज के लिए काम करें, सफलता मिले आपको, और बार बार हम ऐसे इंटरव्यू में नए नए उसके साथ आपके साथ मिलते रहें। जी, मैं लिखती भी रहती हूँ और मेरे विद्यालय के बच्चों को भी मैं पत्रिकाओं में भेजती रहती हूँ उनके राइटअप। तो जब किताब में उनको दिखाती हूँ कि इस किताब में तुम्हारा छपा है, तो इतनी खुशी होती है। और कई बच्चे प्रतियोगिताओं में भी प्रथम द्वितीय स्थान प्राप्त किए पूरे जिले में, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि उनमें एक अलग रुझान बढ़ता है। और ये तो हमारे लिए भी बचपन में बड़ी बात थी जब देखते थे हम कि किसी पुस्तक में किसी की रचना छपी है, कैसे छपी होगी, क्या होगा। लेकिन अब मैं उनकी छपाती हूँ तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। कोरोना के समय हमने अपने विद्यालय के बच्चियों से मास्क बनवाया, मिथिला पेंटिंग वाला, और उसको भी हमने मिथिला पेंटिंग से सजाया हुआ मास्क भी बनवाया। अभी मैं लेके नहीं बैठी, तो वो भी बनवाया और उससे भी मैंने उन लोगों को भी रोजगार दिया। तो बस ये छोटे छोटे काम करती रहती हूँ। धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा जी, धन्यवाद।